बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे किसान भाई बहन बहुत ही मेहनती होते हैं। मेहनत करके मिट्टी से सोना उपजाते हैं, अन्न पैदा करते हैं, तभी हमारे घरों तक अन्न आता है। इसीलिए हम अपने किसान भाई बहनों की हर वो मदद करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके और आसान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान समृद्धि योजना द्वारा गाँवों में मिल रही है सिंचाई सुविधा। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की आर्थिक तरक्की में सहयोगी। हिल पर बीज बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। राज्य में सिंचाई सुविधाओं की कमी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर आधारित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना झारखंड सरकार का लक्ष्य है। किसानों को खेतीबाड़ी के कार्यों में आर्थिक समस्याएं भी आती है, जैसे संसाधनों की कमी या समय पर पैसों के अभाव में खेती न कर पाना इत्यादि। इन समस्याओं से उबारने के लिए सरकार किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देकर बैंकों से लोन मुहैया कराती है। कृषक किसान क्रेडिट कार्ड लेकर इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड को जल्द से जल्द राज्य के सभी किसानों को उपलब्ध कराने की योजना है। फिर भी जिन किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बन पा रहा है या नहीं बना है, वो इसे बनवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ फोटो या वंशावली संबंधी प्रमाण पत्र या शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेजों के साथ प्रखंड कृषि विभाग, नजदीकी बैंक या किसान मित्र से संपर्क कर सकते हैं। बेबी कॉर्न की फसल काफ़ी लाभदायक मानी जाती है। जो किसान भाई इस समय बेबी कॉर्न लगाने के इच्छुक है वह इनके उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। बेबी कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बिरसा विकास, मक्का 2, HM4 बेहतर माने जाते हैं। बेबी कॉर्न के ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित है। बिरसा विकास, मक्का 2, HM4 ये बेबी कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीज प्राप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। बुआई के उपरांत उचित कृषि कार्यों को करके 8 से 10 क्विंटल तक बेबी कॉर्न की उपज पाई जा सकती है। साथ ही 120 क्विंटल तक पौष्टिक हरा चारा भी। जल की समस्या से आज हम सभी जूझ रहे हैं। यह समस्या समय के साथ साथ और बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। खासकर सब्जी उत्पादक किसानों को टपक सिंचाई प्रणाली जैसे संसाधन अपनाने से बहुत लाभ होते हैं। इस प्रणाली में सिंचाई जल की खपत लगभग आधी होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई जल की समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। टपक सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए सरकार किसान को प्रोत्साहित करती है और अनुदान भी देती है। हिल पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य को करने में सक्षम है। इस उपकरण का नाम है नवीन डिबलर। यह उपकरण हिल पर बीजों की बुआई कार्य को आसान बनाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 3500 हिल पर बुआई किया जा सकती है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना का बूस्टर टीका अवश्य लगवाएं। साथ ही सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए कृषि कार्य करें ताकि हम और हमारा देश स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो पशुपालन करते हैं। पशुओं में बहुत तरह के रोग और बीमारियां होती हैं जो उनके लिए जानलेवा भी होती हैं। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि पशुओं में होने वाले खुरहा चपका रोग से उनका बचाव कैसे किया जाए। बरसात और बदलते मौसम के दौरान पशुओं में खुरहा चपका रोग की समस्या बढ़ जाती है। यह रोग पशुओं में तेजी से फैलने वाला विषाणु जनित रोग है, जिससे पशुओं के उत्पादन एवं कार्यक्षमता पर कुप्रभाव पड़ता है। इसकी चपेट में सामान्यतः गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुकर जाति के पशु आते हैं। नमस्कार साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको बताते रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। इसी क्रम में आज हम आए हुए हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज में, जहां हम बातें करेंगे डॉक्टर रविंद्र कुमार जी से और इनसे जानेंगे कि पशुओं में होने वाले खुरहा चपका रोग से बचाव के उपाय के बारे में। खुरहा चपका रोग एक पशुओं में होने वाली बहुत ही खतरनाक विषाणुजनित रोग है और जैसा कि हम लोग जानते हैं खुरहा चपका रोग एक क्लोवेन फुटेड एनिमल्स में होते हैं। वैसे जानवर इसका खुर जो फटा हुआ होता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुकर, इन सब पशुओं में खुरहा चपका रोग जो है उससे पशु प्रभावित होते हैं।
और चूँकि ये विषाणु जनित रोग है इसलिए इसका इलाज भी संभव नहीं है। तो जब ये बीमारी होती है तो हमारे पशुओं को काफ़ी परेशानी होती है, पशुओं की उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है, बढ़ने की क्षमता में कमी आ जाती है। जो बच्चे होते हैं उसमें मृत्यु दर अधिक होती है, बड़े में मृत्यु दर कम होती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जो गाय के बच्चे हो गए, सूकर के बच्चे, बकरियों के बच्चे, उसमें मृत्यु दर अधिक होती है। प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है, गर्भवती अगर पशु है तो गर्भपात होने की संभावना होती है। तो इन सब कारणों को अगर हम देखें तो खुरहा चपका रोग से काफ़ी नुकसान होता है। खास करके दूध देने वाले जो पशु हैं, गाय हैं, भैंस है, उसमें एक बार अगर खुरहा चपका रोग हो गया तो दूध उत्पादन काफ़ी कम जाता है और पशु काफ़ी प्रभावित होते हैं, और जिससे कि है कि हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। जानकार बताते हैं कि नम वातावरण, पशु की आंतरिक कमजोरी, पशुओं तथा लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन और नज़दीकी क्षेत्र में रोग का प्रकोप इस बीमारी को फैलाने में सहायक कारक हैं। इस रोग से ग्रस्त होने पर पशुओं को तेज बुखार के साथ साथ उनके मुंह, मसूड़े, जीभ और होंठ के अंदर के भाग, थन एवं खुरों के मध्य में छाले हो जाते हैं। सर्वप्रथम जो खुरहा चपका रोग जो है कि उसके पहचानने का यही तरीका है कि उसके पैर में घाव हो जाएगा, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। पैर में आप देखेंगे कि उसके खुर जो होते हैं उसमें घाव हो जाता है, पशु चलने में लड़खड़ाती है, उससे खून निकलता है। मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जीभ में छाले पड़ जाते हैं, उसके जो तालू हैं उसमें छाले पड़ जाते हैं, जिसके कारण देखेंगे कि वो छाले धीरे धीरे फट जाता है और फटने के बाद जो बिल्कुल लाल हो जाता है और वो काफ़ी नुकसानदेह होता है और ये काफ़ी दर्दनाक भी होता है। जब ये छाले जो है जब वो फटते हैं तो पशुओं को काफ़ी दर्द होता है, जिससे पशु जो है खाना पीना बहुत हद तक कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, और जिसके कारण पशु धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं और पशु कमज़ोर होने के कारण दूसरे बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और उससे मृत्यु हो सकती है। तो इस कारण से खुरहा चपका जो बीमारी होती है उसमें हम कहें कि डायरेक्ट तो पशु नहीं मरते हैं, लेकिन दूसरी बीमारियों से ग्रसित होकर पशु मर जाते हैं। और साथ ही साथ जब पशु खाना पीना कम कर देते हैं, पशु कमज़ोर हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उत्पादन और प्रजनन क्षमता में काफ़ी नुकसान होता है, जिससे हमारे पशु को काफ़ी जो है हमारे पशु जो हैं उससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। खुरहा चपका रोग होने से दुधारू पशुओं के दूध का उत्पादन गिर जाता है और वे कमज़ोर होने लगते हैं। इस बीमारी से मृत्यु दर अत्यंत कम है, हालांकि कभी कभी इस रोग के कारण छोटे पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। इन बीमारियों से बचाव के लिए पशुओं का टीकाकरण बहुत ज़रूरी होता है। ये पशु खास करके देखा जाता है कि खुरहा चपका चूँकि ये विषाणु जनित रोग है तो इसको हम कहते हैं कि इलाज जो है वो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उसका बचाव का उपाय करना चाहिए। सबसे पहले अगर खुरहा चपका जब बीमारी हो जाती है उसके लक्षण से अगर पहचान कर लेते हैं, जब बीमारी हो जाती है तो हमारे किसानों को चाहिए कि उसमें जो लक्षण के आधार पर उसको दवा चलाना है। जैसे कि बुखार भी हो जाता है इसमें, तो बुखार कम करने की दवा आप डॉक्टर की सलाह लेकर के दें। और मुख्य रूप से देखा जाता है कि जो पैर में जो घाव हो गया, मुंह में छाले हो गए, उसको आप तुरंत जो है कि वहाँ पे इलाज करें। तो उसमें जो इन्फेक्शन होता है उसको दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि फिटकरी का पानी से या नीम का पानी से उसके घाव को नियमित रूप से धोते रहें, या पोटासियम परमैंगनेट का घोल बना दें और उसके घाव को साफ़ कर दें। घाव में मक्खियाँ नहीं बैठने दें। कभी कभी घाव पर मक्खियाँ बैठ जाती हैं, अंडे देती है, उसमें जो है कीड़े हो जाते हैं, और ये कीड़े होने के कारण जो है वो घाव और बढ़ जाता है और ज़्यादा नुकसानदेह होता है। उसी तरह से जो पशु में मुंह में छाले पड़ गए हैं और काफ़ी उसको हम देखते हैं कि गाय और भैंस जो है या बकरियां हैं उसको हम लोग खास करके घास या पुआल वगैरह खाने के लिए देते हैं, लेकिन मुंह में छाले पड़ने के कारण वो खाने में असमर्थ होते हैं, काफ़ी दर्दनाक होता है। तो उससे बचाने के लिए आप लिक्विड डाइट उसको दे सकते हैं, जैसे कि मकई को आप थोड़ा सा पका दें, पानी में घोल दें, पतला कर दें और फिर उसको खाने के लिए दें, तो उसको चबाना कम पड़ेगा और वो खाएगा भी, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर पशु को हम संतुलित आहार देते हैं बीमारी के समय में भी, तो कुछ दिन में पशु जो है बीमारी से रिकवर कर जाते हैं और फिर से वो पशु ठीक हो जाते हैं। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ करके ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पशु चिकित्सक से परामर्श कर ही कोई भी दवा देनी चाहिए। चूँकि ये विषाणु जनित रोग है और देखा जाता है कि ये जो खुरहा चपका बीमारी है मुख्य रूप से ज़्यादातर देखा जाता है कि ठंड के मौसम में ज़्यादा होता है, लेकिन कभी कभी बरसात के मौसम में भी होता है और ये फैलने वाली बीमारी है। एक बीमारी अगर एक पशु में होता है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सारे खटाल के पशु में, अगल बगल गाँव में भी ये बीमारी तेज़ी से फैलती है।
तो ये जो बीमारी है इसका बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है और इसके बचाव के लिए टीकाकरण करना चाहिए। इसका टीकाकरण हम लोग जो करते हैं, ये टीकाकरण मुख्य रूप से देखा जाता है कि हम लोग छोटे बच्चे में करते हैं और 6-6 महीने में करते हैं। जैसे कि जो गाय के बछड़े हैं, गाय के बछड़े में 5 से 6 महीने की उम्र में एक बार टीका करना चाहिए और उसके बाद हर 6 महीने पे इसका टीकाकरण करना चाहिए। 3 ml मात्रा मांस में या चमड़े में दे करके इसका बीमारी से बचाव कर सकते हैं। उसी तरह से जो बकरियां हैं उसमें भी आप 4 महीने पे पहला टीकाकरण करें और उसके बाद 4 महीने के बाद हर 6 महीने पे टीकाकरण करते रहें। उसी तरह से सुकरों में भी ये बीमारी होती है, सुकर में भी बीमारी के लिए पहला टीका 2 महीने या उसके बाद करें और उसके बाद 6-6 महीने पे टीकाकरण करके इससे बचाव कर सकते हैं। टीकाकरण करने से ये बीमारी जो है उसमें बीमारी से लड़ने की ताकत हमारे पशुओं में आती है और ये बीमारी जो है उसमें नहीं होती। इसलिए टीकाकरण ही इसका बचाव है। समय पे टीकाकरण करें और ख़ास करके जब बीमारी जब फैलने लगती है, अब देखा जाता है कि जब बीमारी आसपास के गांव में फैल रही है, गांव में पशु संक्रमित हो रहे हैं, तो हमारे जो पशुपालक हैं उनको ज़्यादा सचेत होना चाहिए। इसके बचाव के लिए जब पशु आपका स्वस्थ है तो संक्रमित स्थानों पर ना जाने दें। संक्रमित स्थान से कोई जो आदमी है या जानवर है आपके फार्म में नहीं आए, आपके पशुओं के संपर्क में नहीं आए। वैसे संक्रमित पशु जो कहीं पे चर रहे हैं वहाँ पे अपने स्वस्थ पशु को चरने ना भेजें। इस तरह से करके ये संक्रमण को आप रोक सकते हैं। साथ ही साथ संक्रमण को रोकने के लिए फार्म की साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। नियमित रूप से आप साफ़ सफाई करें, फिनाइल से धोते रहें, पशुओं को नहलाते रहें, साफ़ करते रहें। और इस बीमारी से बचने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पशु का स्वास्थ्य अच्छा हो और स्वास्थ्य अच्छा के लिए संतुलित आहार देते रहें। समय समय पर जो पशु को ज़रूरत के हिसाब से जितना संतुलित आहार है अगर आप देते रहेंगे, पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो बीमारी अगर आएगी भी तो इसका जो प्रभाव होगा पशु पे कम होगा और पशु जो है वो जल्दी रिकवर होंगे। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा पशुओं में होने वाले खुरहा चपका रोग से उनका बचाव कैसे किया जाए। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है खरीफ सब्जियों में पोषक तत्व के लक्षण और उसके निदान के बारे में। जिस तरह हमें पोषक तत्व की ज़रूरत होती है उसी तरह सब्जियों में भी पोषक तत्व का प्रबंधन करना बेहद ज़रूरी होता है, तभी हमें पौष्टिक आहार मिल सकता है। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी सब्जियों में पोषक तत्व के प्रबंधन और लक्षण, उसके निदान कैसे लेंगे। जोहार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबों का स्वागत है। आज हम आप पहुँचे हैं रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में और हमारे साथ हैं कि मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर शशि भूषण जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि सब्जियों में पोषक तत्व की कमी के लक्षण एवं निदान क्या हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। अगर हम सब्जियों की बात करते हैं तो पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोषक तत्व की कमी होने के कारण सब्जियों का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। तो रबी सब्जियों की बात करते हैं तो पोषक तत्व की कमी के लक्षण क्या हैं, किस तरीके से किसान पहचाने कि इसमें पोषक तत्व की कमी हो रही है। जो मुख्य रूप से सब्जियों का हम लोग खेती करते हैं उसमें आलू का खेती करते हैं। आलू हुआ, प्याज हुआ, भिंडी हुआ, गोभी हुआ, पत्ता गोभी, फूल गोभी और इसके अलावे टमाटर का खेती आप कर सकते हैं। और इसके अलावे अगर साग में देखा जाए तो साग का भी खेती कर सकते हैं और भिंडी का खेती कर सकते हैं, मटर का खेती कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ जो इम्पोर्टेंट मुख्य जो फसल है सब्जी का वो रबी में आप ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो मिट्टी जांच कराना ज़रूरी है। मिट्टी जांच कराने से पता चलेगा कि आपकी मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व का ज़्यादा कमी है। वैसे हम लोग जनरल जो झारखंड का मिट्टी है इसको हम लोग जांच किए हैं, इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी के लिए हम लोग यूरिया का उपयोग करते हैं। फास्फोरस की भी कमी देखी गई है, तो फास्फोरस की कमी के लिए हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र यानी कि DAP हम लोग डालते हैं, SSP भी डालते हैं। और पोटास की भी कमी देखी गई है। तो पोटास की कमी उतना नहीं है जितना कि नाइट्रोजन की कमी है, लेकिन पोटास की कमी है। तो पोटास की कमी के लिए हम लोग पोटासिक फर्टिलाइज़र, म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसको लाल खाद भी किसान भाई बोलते हैं, उसको डालना चाहिए। तो इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो हमारे सब्जियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। खासकर आलू का अगर खेती देखा जाए तो आलू में हम पोटास
ज़रूर डालें, सल्फ़र का मात्रा उसमें ज़रूर डालें। हमारे किसान भाई सल्फ़र नहीं डालते हैं। 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर सल्फ़र डालें। और हेक्टेयर, और हमारे बहुत किसान भाई एकड़ जानते हैं, हेक्टेयर का उतना ज्ञान नहीं होता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मृदा का जांच बहुत ही ज़रूरी है। मिट्टी की जांच करके मालूम कर सकते हैं कि हमारी मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व की कमी है। और आपने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहा कि नाइट्रोजन की यहाँ पे कमी है, अम्लीय मिट्टी यहाँ पे है। तो हम सब्जी की बात करते हैं, तो किसान भाई कैसे पहचाने कि जो हम सब्जी लगाएं उसमें किस मतलब कि किसकी पोषक तत्व की कमी के कारण उसका विकास नहीं हो पा रहा है, उसमें फल नहीं लग रहा है, कैसे पहचाने? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो हम लोग जो भी फसल लगाते हैं, चाहे वो सब्जी का फसल हो या कोई भी फसल हो, तो उसमें हम लोग एक रिकमेंडेड डोज होता है, ब्लैंकेट। अगर आप मान लिए कि अपनी मिट्टी का जांच नहीं कराए हैं, तो कुछ ब्लैंकेट डोज हम लोग जो फिक्स किए हैं उतना तो डालना ही चाहिए। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि जैसे आलू का खेती कर रहे हैं, तो आलू के खेती में आपको 120 से 150 किलो नाइट्रोजन हम लोग डालते हैं, और 50 से 60 किलो स्फूर यानी फॉस्फोरस भी बोलते हैं, और पोटास का मात्रा भी 50 से 60 किलो प्रति हेक्टेयर डालते हैं। ये टोटल हुआ। लेकिन जिस समय सोइंग करते हैं, जिस समय लगाते हैं, उस समय इसका आधा नाइट्रोजन का आधा मात्रा, फास्फोरस और पोटास का पूरा मात्रा हम लोग डालते हैं। क्योंकि फास्फोरस और पोटास का लॉस नहीं होता है, लेकिन नाइट्रोजन का लॉस बहुत जल्दी हो जाता है। इसीलिए नाइट्रोजन का मात्रा हम लोग आधा ही डालते हैं जिस समय हम लोग बीज या उसका सीडलिंग लगाते हैं। और इसके साथ साथ 100 से 200 क्विंटल जितना अवेलेबल हो, 100 क्विंटल अगर अवेलेबल है तो 100 क्विंटल, अगर 200 क्विंटल, हम गोबर की खाद की बात कर रहे हैं, अगर मिट्टी के नीचे जो भी फसल ले रहे हैं, आलू हुआ या प्याज हुआ या गाजर हुआ, मूली हुआ, इसमें 100 से 200 क्विंटल गोबर का खाद ज़रूर डालना चाहिए। देखिए, गोबर का खाद डालने से फ़ायदा क्या होता है कि जैसे हम लोग मिट्टी का जांच करते हैं, इसमें होता है नाइट्रोजन की कमी है या फास्फोरस की कमी है, बोरन की कमी है, या कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, मैग्नीज की कमी हो सकती है, आयरन की कमी हो सकती है। हालांकि यहाँ आयरन की कमी नहीं होती है क्योंकि एसिडिक नेचर का है, अम्लीय मिट्टी है हमारे यहाँ का। तो और भी 16 पोषक तत्व है जो आवश्यक है। ये सारा पोषक तत्व गोबर के खाद में उपलब्ध होते हैं। हालांकि कम होता है उसका प्रतिशत, लेकिन उपलब्धता है। तो गोबर का खाद हम लोग ज़रूर डालें, खासकर सब्जी की खेती अगर करें, क्योंकि सब्जी की खेती का जब खेती करते हैं तो उसका प्रोडक्शन देखते हैं, उपज अगर देखा जाए तो जनरल जैसे धान गेहूं का उपज होता है आपको 50 क्विंटल 60 क्विंटल होता है, और वहीं अगर सब्जी का खेती देखा जाए तो ये 200 क्विंटल 300 क्विंटल। अगर संकर प्रभेद लगा रहे हैं, हाइब्रिड जिसको बोलते हैं, उसको अगर लगा रहे हैं तो 400-500 क्विंटल तक उपज हम ले रहे हैं। तो जब इतना उपज ले रहे हैं तो हमें पोषक तत्व भी उतना ही वो खींचता है, फर्टिलाइज़र भी रिक्वायरमेंट उसका ज़्यादा होता है, तो फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा देना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर कोई किसान अगर खेती कर रहा है और उसने मृदा की जांच नहीं कराई है, तो कैसे पहचाने कि जो हम फसल लगाएं उसमें इस पोषक तत्व की कमी है, उसके लक्षण क्या हैं? हाँ, जहाँ तक लक्षण का आप बात बता रहे हैं, जिसमें देखिए 25 दिन के बाद, नॉर्मली 20 से 25 दिन के बाद फसल में देखिएगा एक पीलापन कभी कभी उसके पत्ता में आने लगता है। तो ये पीलापन का मतलब है कि नाइट्रोजन की उसमें कमी है। उस समय नाइट्रोजन यानी यूरिया ज़रूर डालना चाहिए। जहाँ तक आपको दूसरी फसल का बात है, जो रसदार फसल होते हैं, जैसे टमाटर का उदाहरण ले लें, तो टमाटर का जो ऊपर का लेयर होता है उसमें वो बोरन के कारण वो उसमें देखिए कभी कभी क्रैकिंग हो जाता है, फट जाता है। बैगन देखिएगा फट जाता है, ये बोरन की कमी से होता है। तो ऐसा लक्षण जहाँ भी देखें वहाँ बोरन का स्प्रे ज़रूर करें। और हमारे यहाँ बाज़ार में बोरन आसानी से उपलब्ध है। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा सब्जियों में पोषक तत्व के लक्षण और उसके निदान के बारे में। आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए, हमसे कोई जानकारी लेनी है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।
हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।